हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, हमारी जो है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़ ख़त्म हुई थी और मैंने इसके बाद फिर काइनेटिक जो चैप्टर है हमारा उसकी PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो अब एक्चुअली मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने डाल दिया है और अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, ऑप्शन ए। देखो, ये जो मैंने क्वेश्चंस जो अरेंज करे हैं एक्चुअली टॉपिक वाइज करे हैं। पहले स्टार्टिंग में आपको जो मैंने फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वो मैंने एक्सप्लेन करी है। इसके बाद फिर मैंने जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने आरएनएस इक्वेशन को मैंने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, थर्ड पार्ट में अब आएगा हमारा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो लगभग ये इस पार्ट में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है। ठीक है, देखिए, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। इसने बोला है कि जो हाफ लाइफ है वो हमारी जीरो ऑर्डर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बी जो है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में बी जीरो। ठीक है, मतलब हमें मॉलिक्यूलरिटी बतानी है क्या वो रिएक्शन की जीरो हो सकती है। सी जो है हमारा, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और डी क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन में के इज द रेट कांस्टेंट। तो देखिए, इसमें जो मतलब हमारे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फार्मूला तो रट के ही जाना है आपने एग्जाम्स में। ठीक है, हाफ लाइफ की जो मतलब हाफ लाइफ का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा आपका 0.693 अपॉन में के। मतलब ये तो आपको जो फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको जो क्वेश्चन जो मिलेंगे ना आपके एग्जाम्स में वो आपके ना फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन से मतलब आएंगे ही आएंगे, तो उसे तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, और इसके अलावा जो उसके ग्राफ आते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ का कैसा ग्राफ, मतलब वो सारी चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर की तो अच्छे से करके ही जानी है। और आपकी, अगर आपने ध्यान दिया होगा आपकी बुक में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ही एक्सप्लेन ज़्यादा किया गया है। ठीक है, जीरो ऑर्डर के भी बारे में भी है, सेकंड ऑर्डर के बारे में भी है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कराया गया है। ठीक है, हर एक चीज़ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में तो उसे आप अच्छे से करके देंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। और हाँ, कई बार पता क्या होता है, हम ना जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना तो हमने ध्यान नहीं देते, उसने बोला फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू वाली स्टेटमेंट नहीं देखनी है। ट्रू वाली हमारी जो है हमारा आंसर वो नहीं रहेगा, तो हम कई बार ना यही मतलब जल्दी जल्दी में करके आ जाते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो ये वाली मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो सही है। इसके बाद सी ऑप्शन पे आते हैं, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इससे क्या बोला है, जो हमारा रेट होता है जीरो ऑर्डर के लिए वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू में रेट कांस्टेंट, और ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन जिसकी पावर है n, और यहाँ पर जो n है, n मतलब है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखा जाए तो ये मतलब एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब अगर हम देखें तो आसपास हमें आइडिया लग जाता है कि जो रेट है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, n की वैल्यू जैसे ही वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो होती है तो अगर वो 1 मतलब वो फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर मैं जीरो रख दूँ, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के बारे में बात करी गई है, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो मतलब कि 1, तो हमारा सीधे सीधे रेट जो है वो किसके बराबर आ रहा है, रेट कांस्टेंट, यानी कि हमारा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो कभी भी उसकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड ही नहीं करती है, तभी तो जीरो ऑर्डर की है ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आते हैं ए पे, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। एक्चुअल में हमारा जो होता है हाफ लाइफ पीरियड, मैं आपको बताऊंगी अभी जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मतलब जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या है। अभी फिलहाल मैं बता देती हूँ कि जो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए है उसकी जो एक्सप्रेशन आती है वो हमारी a अपॉन में 2k, a मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है,
तो ये अब देखो ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि जो हाफ लाइफ जो है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के। ध्यान रखना रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। मतलब रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। Now come to the B option, molecularity of a reaction may be zero। देखिए molecularity कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। उसका रीजन जो है वो हम अभी आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि molecularity कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है, ना ही कभी फ्रैक्शन में हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, molecularity of a reaction may be zero, क्योंकि ये रिएक्शन क्या सॉरी ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। असर्शन, order of the reaction and molecularity are always same for the complex reaction। देखो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं कई बार वो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती हैं, कई कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में खत्म होती हैं, उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या बोला है कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है और मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैंने बता दी जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद रीजन क्या बोल रहा है, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्या बोला है रीजन में इसने कि जो ऑर्डर है वो हम एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं, ठीक है, उसे हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम थ्योरेटिकली हम देखकर रिएक्शन को मतलब हम देखकर जैसे जो रिटन फॉर्म होती है इक्वेशन की है रिएक्शन की, उसको देखकर हम ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और जबकि मॉलिक्यूलरिटी होती है वो एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती हैं, ठीक है, वो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं मानी जाती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो थोड़े से रिवर्स फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। जबकि बी क्या है हमारा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज false। C क्या है, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। मतलब assertion reason दोनों ही true है लेकिन reason जो है वो assertion को सही से explain नहीं कर रहा है। जबकि D ऑप्शन में क्या है, assertion reason दोनों ही true है, are true but reason is the correct explanation of assertion। और जो reason है वो assertion को correctly explain कर रहा है, ठीक है। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, मैं सिंपल से शब्दों में बता देती हूँ। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये कि हमारी जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होने वाली जो रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि रिएक्शन हमारी हो सके, तो वही जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। जबकि ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनकी जो पावर्स हैं इनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो जब हम सम कर देंगे, ठीक है, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हमारी पावर्स हैं उनका जो अगर हम सम कर देंगे, किसकी पावर्स का सम, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर्स का सम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है, यहाँ पर 1। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलरिटी है हमारी वो कितनी हो जाएगी, हमारी 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें इस रिएक्शन में आपके 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, तो इस वजह से यहाँ की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। वो मतलब नंबर हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, देखो जब रिएक्शन हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट ही ना करे, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब 0 होने का मतलब क्या कि कोई भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रिएक्शन हो रही है और कोई भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिएक्शन में, ठीक है।
तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। इसके अलावा नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव में मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या, कुछ नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता कि कभी 1.5 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या 2.5 मॉलिक्यूल या 3.5, या मतलब फ्रैक्शन में 4/5 या 3/2 ऐसे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। जबकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। हम इसको रिएक्शन को देखकर हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमेशा क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंटली ही आइडेंटिफाई होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि देखिए, जो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एप्लीकेबल होती है ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन में, मतलब जो ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होती है, ठीक है, तो वो वहां पर आप मॉलिक्यूलरिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी एग्जांपल दूंगी। जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये किसी भी, चाहे आप सिंगल स्टेप में रिएक्शन कर रहे हो, चाहे आप मल्टी स्टेप में कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, वहां पर आपकी जो क्या नाम है, वहां पे मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है। ऑर्डर आपका मतलब किसी भी रिएक्शन में निकल सकता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है, मतलब ऐसी मैं रिएक्शन अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखकर दूंगी मैं, ठीक है, जिसमें आप देखिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हम ऐसे ही देखकर नहीं निकाल सकते, ठीक है, कि अच्छा ये मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी इतनी इतनी होगी। हर स्टेप की अपनी अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। दो एग्जांपल लिए हैं रिएक्शंस के, ठीक है। ये देखिए, जो HI है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में यहाँ पर हमने देखा कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई है, 2, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ, तो ये ऑर्डर हमने नहीं निकाला, मतलब हम देखकर बता भी नहीं सकते हैं। ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो है वो हमारा क्या रहेगा, 2, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होती है, नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पर न्यूमेरिकली ऑर्डर की वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी के बराबर ही मतलब आ गई है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे ये वाली रिएक्शन, ठीक है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये रिएक्शन जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक स्टेप में नहीं हुई है, ये 2 स्टेप में हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, Na2F2 ये मिलकर हमें ये बना मतलब दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमारी ये रिएक्शन हुई, ठीक। ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है। तो मैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में ये डिफरेंस बता रही हूँ कि देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू सेम आ गई, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जहां पर आप मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को कंपेयर नहीं कर सकते, देखो, क्योंकि देखो, अगर मैं ये बात कहूँ कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी आप देख सकते हैं 2 है, ठीक है। अच्छा, और इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए देखें तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ के लिए क्या रहेगी, यहाँ के लिए भी 2 रहेगी, ठीक। इसकी अलग है, इसकी अलग है, बट ऑर्डर जो है वो आप इसका और इसका अलग अलग नहीं बता सकते। ऑर्डर हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसी रिएक्शन का होगा जो कि हमारी कैसी होती है, स्लोएस्ट स्टेप में होती है। तो कोई इसे ऐसे समझो जैसे कि आप ना, जैसे आपने रोड पे कार ड्राइव करी या कुछ भी आप व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला कोई ऑब्जर्वर है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप अगर बहुत स्पीड में भागेंगे तो आपको ऑब्जर्व नहीं करेगा कोई, ठीक है। मतलब आपको कोई ऑब्जर्वर जो है वो तभी ऑब्जर्व कर पाएगा जब आप कैसे चल रहे होंगे, स्लो चल रहे होंगे। तो सेम थिंग हैपेंस इन रिएक्शन, कि हम जो ऑर्डर है वो स्लो रिएक्शन का निकालते हैं, फास्ट रिएक्शन का नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो स्लोएस्ट रिएक्शन मतलब रिएक्शन स्लो हो रही है तो उसका रेट जो है, जैसे कहते हैं उसका जो ऑर्डर जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, इजीली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसलिए जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन का रहेगा, जो क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ऑर्डर निकल कर आएगा, जबकि मॉलिक्यूलरिटी आपकी इस रिएक्शन के लिए अलग है, इस रिएक्शन के लिए अलग है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में यही डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस है, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। अगर करेंगे भी तो एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जितने स्टेप्स में हो रही है उसकी मतलब हर किसी की अपनी अलग एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आएगी। जबकि जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसी का ही निकाल पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी एंड
ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो असर्शन बोल रहा है, असर्शन में यही बोला गया है कि हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी है और जो मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमेशा सेम रहता है। तो असर्शन तो बिल्कुल फॉल्स हो गया है, ठीक है। अच्छा, रीजन में बोला जा रहा है कि हमारा जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो येस 100% करेक्ट है कि ऑर्डर जो होता है वो हम रिएक्शन को सिर्फ देखकर ऐसे पता नहीं लगा सकते, थ्योरेटिकल हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल मतलब या जैसे कहते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन होती है। तो दैट मीन्स रीजन इज ट्रू। तो असर्शन फॉल्स हो गया हमारा और रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है, बट रीजन इज ट्रू। तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इन अ गिवन ग्राफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर। देखो हमें ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो अब हमें इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है। तो इसको पहले हम अच्छे से समझ लेंगे क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। स्लोप क्या है हमारी माइनस के, यानी कि रेट कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। ये मतलब जो आर नॉट लिखा है, आर नॉट का मतलब क्या है यहाँ पर कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग में थी। जबकि बी ऑप्शन में स्लोप माइनस के अपॉन में 2.303 और इंटरसेप्ट क्या है, नेचुरल लॉग ए, ठीक है। और सी क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और इंटरसेप्ट जो हमारी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है। और जो डी ऑप्शन है वो स्लोप के अपॉन में, यहाँ पर एक माइनस में ये प्लस में, के अपॉन में 2.303 और इंटरसेप्ट कितना है, नेचुरल लॉग आर नॉट, ठीक है। मैं यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर के लिए, देखिए ये ना आप ना इससे भी कंफ्यूज हो सकते हो। देखो एक ना ऐसा भी ग्राफ होता है जीरो ऑर्डर के लिए, लेकिन एक इसके बीच में होता है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। रेट जो होता है जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, इससे और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। एक इसके बीच में है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट जीरो ऑर्डर में रिएक्शन में हमारा मतलब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए हमारा रेट हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी कर दें, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गई है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ आया ना ये कैसे आया है, और मतलब ये इसका ना नेचर समझ लेते हैं ये किस तरीके से आया है, ठीक है। चलो एक ना रिएक्शन हुई, ठीक है, ए से प्रोडक्ट, ठीक है, या आर से प्रोडक्ट, ठीक है। मान के चलते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा कि देखते हैं। देखो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जैसे सपोज करो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमारी आर की क्या है, आर नॉट, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद आप सोच के देखिए कि जब जैसे कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग में हमने जो कंसंट्रेशन ली थी रिएक्टेंट की वो कैसी हो जाएगी, मतलब कुछ कम हो जाएगी ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट तो रिएक्ट हो रहा है, भले ही जीरो ऑर्डर है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट तो रिएक्ट करेगा ना, रिएक्शन दिखाएगा। तो मतलब उसमें क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट है वो कुछ टाइम के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर, ठीक है, एट इनिशियल एट टी टाइम। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, देखो कि ये आर नॉट क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जब हम इनिशियल पॉइंट पे हैं, और ये क्या है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी ये जो अगर मैं आर टी निकालूं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो है मतलब रिएक्ट हो चुके होंगे, और वो मॉलिक्यूल ये रिएक्ट, मैं मान के चलती हूँ जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ये, उसमें से हमने जो वो कंसंट्रेशन जो भी रिएक्ट हो चुके हैं वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, जो बचा हुआ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची है वो, तो वही है, ठीक है।
कि क्या नाम है, जो हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बच रही है वो है ये, और ये इनिशियल है और ये रिएक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मतलब ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये निकालना चाहूँ, मतलब ये जो रिएक्ट हुई है, ठीक है, इसको मैं अगर निकालने जाऊँ तो इसको आप देख सकते हैं। देखो जनरली हम रेट को ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, रेट, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारा कुछ ऐसा रहेगा एक्सप्रेशन, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट हमारा डिपेंड नहीं करता इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं लिखा है। अब ये dt इधर चला जाएगा, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको नहीं लगता यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है, x, और ये क्या मिलेगा हमें? kt, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो देखो dx का इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा, x मिलेगा, k का k रहेगा, dt और इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें t मिल जाएगा, यानी कि x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? kt, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं कि इसमें जो ग्राफ अगर अब हम प्लॉट करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि इसमें ना देखो आर नॉट, और ये कंसंट्रेशन आर है और ये टाइम, ये कंसंट्रेशन आर मतलब ये वाली है, क्योंकि मतलब जो हमारा मतलब जो रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो बचा है वही है, ठीक है। तो ये हमारी आर टी जो है, ठीक है। अब इसको देख लो, दिस वर्सेस टाइम, तो इसका मतलब ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया एक्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब इसे कंपेयर कर लो, आपका क्या रहेगा? वाई एक्सिस पे ये रहेगा, ठीक है, और टी यानी कि टाइम, यानी कि हमारा जो टाइम है वो कौन से एक्सिस पे रहेगा? एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे है। तो हमारी ये जो एम क्या बताती है? स्लोप बताती है। स्लोप को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा स्लोप क्या निकल कर आ रहा है? माइनस के। तो यानी कि इस ग्राफ में अगर हम देखें तो जो स्लोप है वो माइनस के रहेगी। तो देख लो आप, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो स्लोप हमारा क्या रहेगा? माइनस के। और इंटरसेप्ट मैंने बता दिया, इंटरसेप्ट देखो ये होता है हमारा, इंटरसेप्ट क्या है हमारा? आर नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका आंसर आपको ए टिक करना है, ठीक है। आपको मैंने देखो, मैं डायरेक्टली आंसर बता सकती थी, बट आपको ये पूरी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे आया है, कौन सी इक्वेशन को यूज करके आया है, किस तरीके से मतलब हमने ये ग्राफ जो है प्लॉट करा है। तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन था कि ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? शो दैट इन केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the time taken for completion of 99% reaction is twice the time required. गलती से मैंने 2 बार टाइम लिख दिया। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये कि आपको ये यहाँ पर ये दिखाना है, एक तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है, ठीक है। तो जो टाइम लिया है 99% कंप्लीट होने में रिएक्शन ने, ठीक है, वो जो टाइम है वो ट्वाइस होता है किसका? जो भी टाइम जो है 90% कंप्लीट होने में लगा है, मतलब जो भी टाइम आपका, जिस भी टाइम में आपका 90% रिएक्शन कंप्लीट हुई है उसका अगर हम ट्वाइस करते हैं तो हमें वो टाइम पीरियड मिल जाएगा जिसमें कि हमारी रिएक्शन क्या है? 99% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक। क्या है? आपका जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? 2.303 log a और a माइनस एक्स। यहां पर मैं बता देती हूँ, k इज द रेट कांस्टेंट, t इज द टाइम पीरियड और a इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट, और x क्या है? वो कंसंट्रेशन है जो रिएक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है हमारी, उसका जो रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है वो ये होता है। इसी को अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूं, मतलब लाइक ऐसे, टाइम पीरियड निकालना है ना हमें, तो मैंने ये टाइम इधर रख दिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? और रेट कांस्टेंट को नीचे ले आई,
ठीक है, log a माइनस x। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है। देखो टाइम पीरियड इन्होंने बोला है 99%। देखिए अब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, अब इसे यूज करेंगे हम 99% के लिए। अब देखो मैं यहां पर लिख देती हूँ 99%। ठीक है, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा 2.303 के, ठीक, लॉग ए क्या है हमारा यहाँ पर 100, ठीक है, और x क्या है हमारा 99। ठीक, यहाँ पर लिख देना है। जब आप ये डिराइव करेंगे, जब आप ये बनाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, a क्या है आपका 100, तो x क्या है आपका 99 हो चुकी है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर वही कंसंट्रेशन आती है जो बचती है रिएक्ट होने के बाद। ठीक है, वो नहीं जो रिएक्ट हो चुकी है, यहाँ पर हमेशा बची हुई कंसंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का बनेगा कुछ। ठीक है, अब ध्यान से देख लेते हैं क्या होगा। लॉग, अच्छा ये 100 है, 100 माइनस 99 कितना होगा 1। ठीक, तो ये 1 तो डिनोमिनेटर का लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। अब ये 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो जब आप 10 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रही हूं t 99%, t 99%। ठीक है, तो ये जो 2 है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और log 10 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर लिख देती हूँ ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर सकें। ठीक है, और जगह नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर 2 लिख दिया, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं t 90% की। 90% का देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, 2.303 के log a अगेन 100 है, और x क्या है यहाँ पर इस बार 90। ठीक है, 90% के लिए तो निकाल रहे हैं हम जब हमारी रिएक्शन जो है 90% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन लिख देंगे। जितनी बार देखो, जितनी चीजें आप क्लियर करके चलोगे ना, उतना ही बेटर रहेगा एग्जामिनर को चेक करने में, और उतना इजीली आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद के log 100, और यहां पर क्या आएगा 10, और इसे कैंसिल करेंगे तो ये log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड लगा, टाइम पीरियड की 90% रिएक्शन के लिए कितनी है, इतनी आ रही है। ठीक है, 99% के लिए देखो ये वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2, तो यही तो बोला है उसने। ठीक है, यही आपको दिखाना था कि जो आपको जो ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी जाती है, तो उसके लिए उसमें जो 99% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो ट्वाइस होता है। ट्वाइस मतलब डबल होता है। किसका? जो रिएक्शन आपकी 90% होती है उसमें जो टाइम पीरियड लगता है उसका। तो आप यहां से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिखकर दिखा सकते हैं। मैं यहां पर लिखकर बता देती हूं, ठीक है, ताकि आप को कंफ्यूजन ना हो। t 99%, अब ये पूरी वैल्यू किसकी है, t 90% की। ठीक है, आप देख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में 2। तो इस रिलेशन से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम पीरियड है वो 90% कंप्लीट होने में जो टाइम पीरियड लगा है उसका ट्वाइस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, उसे डिफाइन करना है। स्टेट एनी वन कंडीशन इन विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बी काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। मतलब ये है कि आपको पहले तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डिफाइन करनी है। ठीक है, और आपको ये कंडीशन भी दिखानी है कि जहां पे बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, और लेकिन जो उसका ऑर्डर है वो कैसा रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये हाईलाइट हो रखा है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, मतलब हमें देखने में क्या लगेगा कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब बायोमोलिकुलर है वो, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर भी हमारा कैसा होना चाहिए, मतलब दो रिएक्टेंट पे डिपेंड होना चाहिए। बट आपका ऐसा नहीं होता है, काइनेटिकली जो फर्स्ट जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है, फर्स्ट ऑर्डर आता है। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर। लेट्स डिस्कस
देखो आप इसकी डिफाइन कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन। देखो जो भी जब हम रिएक्शन लगाते हैं, ठीक है, उसमें जो भी आपके रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं वो कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट करा, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, या फिर मोर स्पेसिफिकली हम स्पीसीज बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज ने पार्टिसिपेट करा है उस रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में, जो विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, और वो एक साथ कोलाइड होने चाहिए टू इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। देखो इसे ना रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराए, ठीक है, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, और एक साथ टकराने चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, मतलब आपकी जो केमिकल रिएक्शन हो जाए ताकि, ठीक है। तो वो जितने नंबर ऑफ स्पीशीज आपस में टकराई वही हमारी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन ही लेनी है आपने, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए PCl5 डिसोशिएट होकर PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, और जबकि जो 2HI है वो H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे अगर हम देखें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पर 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। इसके बाद यहां देखेंगे कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, यहां पर हो रहे हैं 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी आपकी, 2, ठीक है। 3 भी हो जाती है, 4 भी हो जाती है, जो भी है एलिमेंट्री रिएक्शन के हिसाब से है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारी मॉलिक्यूलरिटी की डिफाइन कंप्लीट होती है। आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन तो करनी है, लेकिन साथ के साथ एग्जांपल देना नहीं भूलना है। देखो आप जितना क्लैरिफाई करोगे ना एग्जामिनर को, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, तो इसीलिए आपने क्या करना है, एग्जांपल्स भी देने हैं, ठीक है। चलिए ये भी चीज क्लियर होगी। अब बात कर रहा है वो कि आपको ना एक ऐसी कंडीशन बतानी है जहां पे बायोमॉलिक्यूलर हो, मतलब समझ रहे हो, मॉलिक्यूलरिटी लगभग 2 हो, ठीक है, और उस रिएक्शन में आपका जो ऑर्डर है वो कितना आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है, तो उसके एक ना एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। आप ना हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। तो जब आपने एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करी, आपको अल्कोहल मिलेगा, HCl मिलेगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है, मतलब बायोमॉलिक्यूलर का मतलब समझ गए ना कि 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर क्यों नहीं लिखा हमने, वाटर भी तो लिखना चाहिए था ना, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो होना चाहिए था ये, बट एक्चुअल में हमें क्या मिला एक्सपेरिमेंटली, सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। ये रेट लॉ मतलब इक्वेशन बनी थी। ये वाटर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो जब हम ये रिएक्शन लगा रहे थे तो ये वाटर जो है हमें एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो मतलब वाटर जो है इसकी कंसंट्रेशन, हम इसको क्या रख देते हैं, 1, ठीक है। तो कभी भी आप जब रिएक्शन लगा रहे होते हैं, अगर एक कंपोनेंट आपने एक्सेस अमाउंट में ले लिया है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी 1 मानी जाएगी, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एक कंडीशन है। तो आप क्या लिखेंगे, 1, ये कंडीशन है कि जब आपका जो रिएक्टेंट है उसमें से कोई एक जो रिएक्टेंट है उसमें क्या है, आपने बहुत ज्यादा उसे एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हुए भी आपका जो रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स। देखिए मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, जो केमिकल काइनेटिक्स वाला हमारा जो चैप्टर है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। और मतलब सबसे ज्यादा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो इसे आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। जो भी हमारी रेट कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो आप अच्छे से याद करके जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ वगैरह सब कुछ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, मतलब हमारी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है, 25% कंप्लीट हो चुकी है, और कितने मिनट्स में, 40 मिनट्स में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है और कंप्लीशन दे रखा है, ठीक है। इजीली रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और आपको आगे क्या बोला है, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट, मतलब ये कि आपको ये बताना है कि कितने टाइम में हमारी रिएक्शन जो है वो 80% कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे,
यहाँ पर उसके लिए आपको जो भी एक्सप्रेशन में चाहिए होगा वो हम इजीली यहाँ से हम मतलब कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर का जो मतलब एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, k इज इक्वल टू में 2.303t लॉग a और a माइनस एक्स। मैंने आपको बता रखा है कि a क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन और x क्या है जो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हेयर a 100, ठीक है, और x 25, ठीक है। तो a माइनस एक्स 75 बचेगा। अब देख लेते हैं 2.303 t क्या है 40 मिनट और log a की वैल्यू कितनी है 100 और 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा log 100 75 2.30340। अब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, log 4 और log 3। log 4 की भी वैल्यू दे रखी है, log 3 की भी वैल्यू दे रखी है, कितना आएगा, यही एक्सप्रेशन उठा के मैं लिख दे रही हूं, ठीक है। देख लीजिए 2.30340 log 4 माइनस log 3, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब 2.30340 log 4 की वैल्यू कितनी है 0.60 माइनस 0.48, ठीक है। चलिए 2.30340 कितना आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा इसे सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है 0.0069। थोड़ा सा जगह कम बढ़ रही है तो थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, 0.0069 पर मिनट, ठीक है। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। अभी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है आपने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही होती है, ठीक है, 0.0069। मैं इसको यहाँ पर लिखे रहने देती हूँ। अब हम आगे का स्टेप करते हैं, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। अब फॉर्मूला में यही लिखे रहने देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हमें कैलकुलेशन करना है वो क्या करना है देख लेते हैं, ठीक है। a की वैल्यू चेंज करनी है, सॉरी x की वैल्यू चेंज करनी है। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 80% कंप्लीट है तो 80 आ जाएगी, ठीक है, डन। अब यहाँ पे k की वैल्यू रख देंगे 2.303। देखो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो रख देते हैं डायरेक्टली 0.0069 अपॉन में t log a की वैल्यू कितनी है 100 और a 100 माइनस में कितना आ जाएगा 80। तो कितना देखो t इधर जाएगा 2.303 0.0069 log, ठीक है 20, क्लियर। ये कितना जाएगा सीधे सीधे 5। तो log 5 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं कितना आएगा आंसर, ठीक है। यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो 2.03 0.0069 log 5। log 5 की डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ 0.69, ठीक है। तो इसका डेसिमल हटाएंगे 100, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 4 0, ठीक है, 2 0 से 2 0, ये 69 से कैंसिल हो गया। 2.303 इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा, दिख रहा है ना। हाँ तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है, मिनट्स, क्लियर, क्योंकि हमने टाइम निकाला है, ठीक है। यूनिट का बहुत ध्यान रखना, यूनिट के नंबर कटते हैं तो बहुत ध्यान से देखना है कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन देख रहे हो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ के बराबर दिखाना है आपको, जो भी टाइम पीरियड है हाफ लाइफ का उसका 10 टाइम्स आता है 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं हम, ठीक है, टाइम, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हमारी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी है। हाफ देखो ए तो हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है, हाफ का मतलब यह हाफ हो चुकी है तो 100 माइनस 50,
समझ गए ना आप? देखो a की वैल्यू कितनी है 100 और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है लिख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 100 और x कितना है, मतलब 50% कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा क्या रहेगा, log 100 अपॉन में कितना आएगा 50, कितना आ जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.30, 10 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। ये पूरी हमारी हाफ लाइफ जो टाइम पीरियड है इसको सॉल्व कर, मतलब चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हमें कितना दिखाना है 99.9%, ठीक है। तो आप देख लेंगे तो 23.3 के लॉग, ठीक है, ए की वैल्यू यहां पर क्या है 100 माइनस 99.9, ठीक है। मैं यहां पर लिख देती हूं, ए कितना है 100 और x कितना है 99.9, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें इसको सॉल्व करेंगे log 100 और देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1000। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं log 10 की पावर 3, तो ये पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी, ठीक है। तो जब इस पावर को हम आगे लिखते हैं, ठीक है, तो log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 2.303 के मल्टीप्लाई में 3, log 10 कितना हो गया 1, ये तो हो गया 99.9% वाला टाइम पीरियड। t 99.9% अपॉन में t 50% लिख लो या हाफ लाइफ पीरियड लिख लो, इसकी पूरे की वैल्यू 2.303 के और ये कितना हो जाएगा 0.302.30, ठीक है। तो इससे ये पूरा फैक्टर कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचेगा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऊपर 100, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 10। तो आप ना इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड लगा, ठीक है, t 99.9% कंप्लीट होने में अगर t 50% को उधर लेकर जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10, यही हमें, ये तो वो शो दैट करने वाले तो बहुत ही आसान आते हैं, ठीक है। आपको बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, ये बहुत आसान है, ठीक है। t 99.9% इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई में 10, यानी कि जो 50% कंप्लीट हो रही है जिस टाइम में, उसका 10 टाइम्स है वो टाइम पीरियड जिसमें हमारी रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं ए और बी। ए पार्ट क्या है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सीधा सीधा क्वेश्चन है डेफिनेशन के ऊपर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है। और बी ऑप्शन क्या है, व्हाई इज मॉलिक्यूलैरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें देखो मैं बार बार बता रही हूँ, मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होती है, तो इसने पूछा है क्यों, ठीक है। वेयर एज ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जबकि ऑर्डर जो होता है किसी भी रिएक्शन का, वो चाहे आप एलिमेंट्री रिएक्शन का निकालें चाहे आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का निकालें, सभी का निकल सकता है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन होती है, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हम ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट क्या है हमारा, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक केमिकल प्रोसेस है, ऑब्वियसली बात है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रोसेस तो होगा ही, ठीक है। दैट अकर्स इन अ मल्टीपल सक्सेसिव एलिमेंट्री स्टेप्स, मतलब ये वो रिएक्शन होती हैं जो कि मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं, और वो भी सक्सेसिव एलिमेंट्री स्टेप्स, ठीक है। मल्टीपल स्टेप्स में देखो साथ के साथ अगर विजुअलाइज करोगे ना आप याद कर लोगे इजीली। देखो अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, विच अकर्स इन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स में होती है। और कौन से मल्टीपल स्टेप्स जो होते हैं आपके, सक्सेसिव एलिमेंट्री स्टेप्स, ठीक है, सक्सेसिव एलिमेंट्री स्टेप्स रेदर देन अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में नहीं होगी, वो आपके कितने सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस में होती है, ठीक है, स्टेप्स में होती है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं जो बी पार्ट है इसका। ये देखिए तो हमारा बी का आंसर क्या रहेगा, मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन बिकॉज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री रिएक्शन में बी डिफरेंट। मतलब ये इन्होंने देखिए क्या बताया है
कि जैसे क्या होता है कि हमारी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्यों डिफाइन होती है, इसलिए क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी निकालने जाए तो वो मीनिंगलेस रहेगी। क्योंकि देखो इसे ना ऐसे समझो कि मॉलिक्यूलैरिटी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक बार में कोलाइड कर लेंगे, ठीक है, और कोलिजन एक मतलब कोलिजन परफेक्ट कोलिजन हो जाएगा, मतलब ये कि ओरिएंटेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर हो रही है, ठीक है, कोलिजन एकदम परफेक्ट हो रहा है, तो इसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि जैसे सपोज करो मॉलिक्यूलैरिटी 12 30 मतलब जो बड़े नंबर होते हैं क्या वो उसमें पॉसिबल है मॉलिक्यूलैरिटी? क्योंकि आप सोच के देखिए कि मान लो सपोज करो हम मान के चलते हैं एक रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें ना मॉलिक्यूलैरिटी 12 आ रही है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो जो 12 के 12 मॉलिक्यूल्स हैं क्या आपस में एक टाइम पे सही तरीके से साइमल्टेनियसली कोलाइड कर पाएंगे? ठीक है, क्या उनकी जो ओरिएंटेशन है प्रॉपर जो कोलाइड होने की, क्या वो प्रॉपर सही रहेगी या नहीं रहेगी? आप सोच सकते हैं कोई ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि 12 के 12 जो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में क्या कर लें, कोलिजन कर लें, परफेक्ट कोलिजन कर लें, ताकि जो पूरी की पूरी रिएक्शंस जो है मतलब हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा पाया गया कि हर रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें जरूरी नहीं है कि 12 के 12 मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में सेम टाइम पे सेम ओरिएंटेशन के साथ एकदम प्रॉपर कोलिजन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो फिर हम कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को? हम एलिमेंट्री स्टेप में तोड़ते हैं, फिर वहां पे जो मॉलिक्यूलैरिटी आती है वो देखना आप अलग अलग आएगी, ठीक। अगर आप इस रिएक्शन को सिर्फ इस रिएक्शन को देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होनी चाहिए? देखो 4 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो 4 और 1 5 हो गए, यानी कि आप क्या सोचेंगे इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं? 5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली ये नहीं प्रूफ हो पाया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि ये इस रिएक्शन को, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसको एलिमेंट्री स्टेप में तोड़ा गया, ठीक है। कि देखो HBr O2 से रिएक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल बनाएगा, फिर ये HBr से रिएक्ट करेगा, HOBr बनाएगा, HBr से कनेक्ट होके तब H2 और Br2 देगा, ठीक है। बैलेंसिंग की बात नहीं कर रही हूं मैं अभी, बैलेंसिंग नहीं करेंगे अभी फिलहाल। तो अब ये देखो ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आएगी? 2। इसके लिए कितनी आएगी? 1 और 1 2। अगेन इसके लिए भी कितनी आएगी? 2। तो अगर आप देखें तो आप कहोगे तो टोटल तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी अगर हम देखें हर स्टेप की 2 2 2 करके टोटल 6 आ गई, जबकि यहां पर कितनी आ रही है हमारी? 5 आ रही है। तो इसीलिए मीनिंग ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था। एक्सपेरिमेंटली तो यही हुआ था, ठीक है। हर एक स्टेप जो है वो 2 2 मॉलिक्यूल्स मतलब आपस में रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिला है और आप रिएक्शन थ्योरेटिकली देखकर आप ये बता रहे हो मॉलिक्यूलैरिटी 5 है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की यहां पर लिखा गया है कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती है वो डिफरेंट आ जाए। जो आप सोच रहे हो देखो 4 और 1, देखो अगर इस सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन को भी देखोगे ना तो भी 2 है और यहाँ पर 5 आ रही है, ठीक है। और ओवरऑल तो आप देख ही रहे हैं टोटल इसकी और इसकी में कितना डिफरेंस है 5 और 6 का, ठीक है। तो आपने यहीं पे देखो क्या लिखा है कि हेंस मीनिंगलेस फॉर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी आप बताएंगे वो मतलब मीनिंगलेस है, उसका कोई यूज नहीं है। इसीलिए हर एक सिंगल स्टेप की ही मतलब जो एलिमेंट्री स्टेप है उसी की मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन होती है, ठीक है। तो देखिए और मॉलिक्यूलैरिटी तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में बोला गया था ना कि जो ऑर्डर है वो तो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों के लिए आपके लिए मतलब एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ऑर्डर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। हम रिएक्शन को देखकर कभी भी उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइंड होता है, ठीक है। एंड इट इज experimentally determined for a complex reaction by the slowest step। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन एक तरफ एलिमेंट्री रिएक्शन है उसका हमने एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर निकाल लिया है, ठीक है। दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यानी कि बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स होंगे, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे। क्या हर किसी स्टेप में अपना अपना ऑर्डर आएगा? नहीं, हर किसी अपने अपने स्टेप में ऑर्डर नहीं आएगा। हम सिर्फ और सिर्फ जो मल्टीपल स्टेप्स में जो रिएक्शन हुई है उसमें से उस रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे जो कि क्या है आपका स्लोएस्ट स्टेप,
ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप का मतलब है वो स्टेप जो कि थोड़ा स्लो रेट पे हुआ है, ठीक है। तो इन इट्स मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है स्लोएस्ट रेट पर जो हुआ है उसी स्टेप का हम ऑर्डर निकालेंगे और वही ऑर्डर जो होता है वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर माना जाता है, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगी। एंड इज देयरफॉर एप्लीकेबल फॉर बोथ। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी वही है और आपका जो है क्या नाम है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी आपके मतलब जो ऑर्डर है वो डिफाइन होता है, मतलब एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एग्जांपल में लेंगे हम इसे, ठीक है, क्योंकि ये एक से ज्यादा स्टेप में हुई है। तो एक हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और एक हमारा ये क्या है सेकंड स्टेप। तो अगर हम देखें इसमें ना एक्सपेरिमेंटली ये मतलब देखा गया कि ये स्लो स्टेप है और ये कैसा है फास्ट स्टेप, ठीक है। तो इसका ऑर्डर डिफाइन होगा और इसका नहीं होगा। इसे ना ऐसे समझ लीजिए, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में बता रखा है पहले के कि ना जैसे अगर कोई कार है वो स्लो मोशन में चल रही है, ठीक है, या कोई भी व्हीकल है वो स्लो मोशन में चल रही है तो आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है, जबकि जो फास्ट चल रहा है आप उसे इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही रिएक्शन में भी होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी का तो आप रेट अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, तो वहीं से आप ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, जबकि फास्ट रिएक्शन के लिए ऑर्डर नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये रूल होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कि जो हमारी मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्टेप्स हैं उसमें जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा वही हमारा क्या रहेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, वहीं से हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से ये जो स्लोएस्ट स्टेप है ना इसका जो ऑर्डर आया था वो आया था 2, यानी कि इसको ऐसे डिफाइन कराया गया था एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑर्डर क्या आ गया है, ठीक है, हमारा ऑर्डर क्या आ गया है 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी अब इस ओवरऑल रिएक्शन, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ना इसके लिए भी हमारा जो है ऑर्डर क्या रहेगा 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स, भले ही इसमें बहुत सारे स्टेप्स हुए हैं, ठीक है, इस रिएक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका ऑर्डर क्या नाम है इसका अलग से ऑर्डर निकालेंगे, इसका अलग से ऑर्डर निकालेंगे, नहीं। तो ओवरऑल जो इस रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है उसका ऑर्डर निकाल दीजिए, वही ओवरऑल पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। जबकि इससे पीछे के एग्जांपल में आपने देखा मॉलिक्यूलैरिटी में आपने देखा कि हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी अलग आ रही है और वो जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है उससे ही अलग आ रही है, तो इसीलिए हम एप्लीकेबल मतलब नहीं मानते हैं मॉलिक्यूलैरिटी को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। जबकि ऑर्डर में अगर आपने इसका ऑर्डर निकाल लिया वही आपकी ओवरऑल जो रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा ऑर्डर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ए, वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि हम कोई भी जो रिएक्शन है उसका हम ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसे बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या हम ऑर्डर मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं थ्योरेटिकली? नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है क्यों। और बी हमारा क्या है, a biomolecular reaction may become kinetically of first order under a specified condition। एक जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है मतलब जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 आ रही है, ठीक है, वो मतलब वो काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब उसका मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि ऑर्डर 2 आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर 2 ना आकर क्या आ रहा है उसका फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है अंडर ए स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन है उसके तहत। तो ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन बतानी है हमें, ठीक है। ऐसा कब होता है, देखो ए वाले का बहुत सिंपल है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। सिंपल मतलब क्या है, ऑर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन हो सकता है। हम उसे किसी भी तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करके या अनबैलेंस करके, मतलब किसी भी तरीके से आप थ्योरेटिकली आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, बी का आंसर क्या है, अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन मे बिकम काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा कब होता है, जब आप दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट को आप कैसे लेते हो, एक्सेस अमाउंट में ले लेते हो। इसका प्रीवियस एग्जांपल में समझा चुकी हूँ कि जैसे जो मॉलिक्यूलैरिटी मतलब उसकी 2 है, वो हमारी मतलब हम उसका क्या सोच रहे हैं कि ऑर्डर भी 2 होगा, लेकिन ऑर्डर 2 नहीं होगा अगर हम उसको क्या कर दें, उसमें से एक जो कंपाउंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस में अगर हो जाता है तो हमारी जो मॉलिक्यूलैरिटी मतलब बायोमोलिकुलर होते हुए भी 2 होते हुए भी हमारा जो उसका ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आप, ठीक है।
ROH और HCl, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्डर 2 होना चाहिए, नहीं, लेकिन ऑर्डर 2 नहीं आएगा, इसका ऑर्डर कितना आएगा 1, यानी कि जो रेट है वो इस तरीके से डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, और एक्सेस अमाउंट में लेने से क्या हो जाएगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो उस मतलब जो है उसको 1 ले लेते हैं, तो इसी वजह से हमारा जो रेट है या जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यही कंडीशन है, जब हम रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ मतलब ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है यहाँ पर खत्म होते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, उसमें हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की जो रेट एक्सप्रेशन, मतलब वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।